फ्रेंड्स, आई एम भावना, आई एम फिजियोथेरेपिस्ट। आज मैं आप लोगों से फ्रोजन शोल्डर के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शोल्डर जॉइंट हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा मोबाइल जॉइंट होता है और इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम हो, जैसा कि कंधा जाम अगर हो जाता है, तो हम बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस फील करते हैं और हम किसी दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने काम के लिए। तो इसमें मैं आप लोगों से काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करूँगी कि फ्रोजन शोल्डर होता क्या है, किन कारणों से होता है, क्या इसके रिस्क फैक्टर हैं, कितने स्टेजेस का होता है, क्या इसके लिए एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, कितने टाइम में रिजॉल्व होगा। इसके लिए कुछ मैं आप लोगों को होम टिप्स भी बताऊंगी कि किस तरीके से हमें फ्रोजन शोल्डर होने पे सोना चाहिए, किस तरीके से हमें बैक पोस्चर्स को अवॉइड करना चाहिए और किन किन कारणों का, किन किन बातों का ध्यान रखना है हमें। ये चीज़ें मैं अभी आप लोगों से शेयर करूँगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिए। जैसा कि मैंने आप लोगों से अभी बताया कि फ्रोजन शोल्डर में हमारा कैप्सूल अफेक्ट होता है। तो कैप्सूल कैसे अफेक्ट होता है, हम सभी जानते हैं कि शोल्डर जॉइंट में काफ़ी ज़्यादा मस्कुलेचर होते हैं, जिसमें कि हमारा लिगामेंट्स होता है, कैप्सूल्स होता है। फ्रोजन शोल्डर में बेसिकली जब कैप्सूल थिक होते हैं तो कैप्सूल थिक होने की वजह से उसके आसपास की मांसपेशियों में टाइटनेस हो जाती है। टाइटनेस होने की वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा पेन होता है जब कभी हम ओवरहेड एक्टिविटीज़ करते हैं या किसी भी तरह की रिपीटेड मूवमेंट्स करते हैं। तो जब हम रिपीटेड मूवमेंट्स या ओवर एक्टिविटीज़ करते हैं तो हमारा पेन ग्रेजुअली बढ़ता जाता है और पेन बढ़ने की वजह से मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं और हमें किसी भी डेली एक्टिविटीज़ में उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। तो अभी मैं आप लोगों से फ्रोजन शोल्डर के फर्दर स्टेजेस बताने जा रही हूँ कि इसके 3 स्टेजेज होते हैं, उसमें क्या क्या होता है ये भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। स्टेज जो होता है वो फ्रिजिंग स्टेज होता है। फ्रिजिंग स्टेज यानी कि पेनफुल स्टेज। ये स्टेज 3 to 6 मंथ्स तक होता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा नाइट पेन भी होता है। सेकेंड फेज जो होता है वो फ्रोजन स्टेज होता है। फ्रोजन स्टेज यानी कि फेज ऑफ स्टिफनेस। तो इसमें पेन भी होता है, स्टिफनेस भी होता है, काफ़ी ज़्यादा जॉइंट इन्फ्लेम्ड हो जाता है और ये फेज हमारा 6 to 12 मंथ्स का होता है। थर्ड स्टेज जो हमारा होता है वो थॉइंग स्टेज होता है और रिकवरी स्टेज भी हम इसको बोलते हैं। इस स्टेज में वापस मसल्स की पावर रिस्टोर होने लग जाती है। ये स्टेज 12 to 18 मंथ्स तक होता है। इस स्टेज में नॉर्मली हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस अच्छे से इनिशिएट कर लेते हैं। अभी मैं आप लोगों से बताने जा रही हूँ कि फ्रोजन शोल्डर किन कारणों से होता है। तो कुछ शोल्डर रिलेटेड प्रॉब्लम है, कुछ नॉन शोल्डर रिलेटेड प्रॉब्लम है। जैसा कि इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम होता है डायबिटीज़, जो कि सिस्टेमिक इलनेस है और उसकी वजह से फ्रोजन शोल्डर बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है। सेकेंड प्रॉब्लम जो है हमारा वो हाइपरथायराइडिज्म है, देन हाइपोथायराइडिज्म है, देन हमारा किसी भी तरीके का फ्रैक्चर के बाद जब हम मूवमेंट नहीं करते हैं और हमारा शोल्डर काफ़ी टाइम स्लिंग में रहता है, तो स्लिंग में रहने की वजह से मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है और बाद में हमें फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस वजह से भी हमारा फ्रोजन शोल्डर फ्रैक्चर के बाद जनरली कॉमन होता है। देन पोस्ट सर्जरी काफ़ी ज़्यादा फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम आती है। पोस्ट बाईपास सर्जरी के बाद हमारा फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है, क्योंकि हम उस टाइम पे ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते हैं, हमें लगता है सर्जरी ज़्यादा बड़ी है। बट सर्जरी के साथ साथ हम हमारे जॉइंट्स को मोबिलाइज करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि हमें सर्जरी के बाद अपने बाकी बॉडी पार्ट्स का ध्यान रखना होता है। उसी तरीके से हमें शोल्डर जॉइंट को रेगुलरली मूव करना होता है, अदरवाइज थोड़े टाइम के बाद हम मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। कुछ और कारण हैं जिनकी वजह से भी होता है, जैसे कि ट्रॉमा, टेंडिनाइटिस, रोटेटर कफ इंजरी, पुअर पोस्चरल प्रॉब्लम। इन कारणों की भी वजह से होता है साथ में, जैसे कि कुछ लोगों को पार्किंसनिज्म डिजीज़ की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि कभी कभी पेन रेफरल होता है किसी किसी कार्डियक प्रॉब्लम में, तो उसकी वजह से भी हमें फ्रोजन शोल्डर होता है, क्योंकि हम मूवमेंट प्रिवेंट करते हैं। जैसे कि हमें किसी भी तरीके का रेफर्ड पेन लेफ्ट साइड पे होता है, वो हार्ट रिलेटेड पेन होता है, तो उस टाइम पे हम मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं पेन से बचने के लिए।
तो मूवमेंट को प्रिवेंट करने की वजह से हमारी टेंडेंसी जो होती है मूवमेंट प्रिवेंट करने की, उस वजह से भी हम अल्टीमेटली फ्रोजन शोल्डर धीरे धीरे डेवलप हो जाता है। अभी मैं आप लोगों से इसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में शेयर कर रही हूँ। रिस्क फैक्टर में क्या है कि एज, फर्स्ट हम एज पे ध्यान देते हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है वो नॉर्मली 40 इयर्स के लोगों में होता है, या फिर जो 40 इयर्स प्लस हैं उनमें ज़्यादा कॉमन होता है। और जो फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम है ये लेडीज़ में ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू मेल। थर्ड जो है वो रिड्यूस्ड इमोबिलिटी की वजह से ज़्यादा होता है। ज़्यादा अगर जो बेड रिडेन रहते हैं, जैसा कि स्ट्रोक पेशेंट में भी ये बहुत कॉमन होता है क्योंकि उनकी मोबिलिटी बहुत ही कम होती है। अभी मैं आप लोगों से फ्रोजन शोल्डर के ट्रीटमेंट के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि इसका फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट क्या होता है, और अपार्ट फ्रॉम फिजियोथेरेपी हम लोग इसको कैसे मैनेज करते हैं। तो फर्स्ट थिंग हम लोग ये ध्यान देते हैं कि पेन कंट्रोल कैसे करना है और हमें रेंज ऑफ मोशन कैसे इम्प्रूव करना है। तो ये दो चीज़ों को फोकस करने के लिए, जैसा कि हम जानते हैं कि फिजियोथेरेपी में इनिशियली एक्यूट स्टेज में, स्टेज 1 में हम इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटीज़ का ज़्यादा यूज़ करते हैं पेन कम करने के लिए, और साथ साथ में हम लोग क्रायोथेरेपी भी करते हैं। इससे हमें पेन में काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है, क्योंकि जब हम क्रायोथेरेपी करते हैं तो वहाँ पे वेसोडाइलेटेशन की वजह से ऑक्सीजनेशन एंड न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मसल्स को मिलता है, जिसकी वजह से हीलिंग में हमें काफ़ी इमीडिएट रिलीफ मिलता है। जैसा कि मैंने आप लोगों से अभी बताया कि फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, तो फर्स्ट स्टेज में पेन बहुत ही ज़्यादा होता है, नाइट पेन जो कि कॉमन होता है, इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें हम लोग एक्सरसाइजेस बहुत ही लिमिटेड करते हैं और ज़्यादातर हम लोग इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटीज़ पे फोकस करते हैं। स्टेज 2 में काफ़ी ज़्यादा स्टिफनेस हो जाता है, तो इसमें स्टिफनेस को कम करने के लिए हम लोग रेंज ऑफ मोशन की एक्सरसाइजेज ज़्यादा करते हैं और हम लोग शोल्डर मोबिलाइजेशन एक्सरसाइजेज पे ज़्यादा फोकस करते हैं। इस स्टेज 3 रिकवरी स्टेज होता है। तो रिकवरी स्टेज में हमें बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता, तो इसमें हम एक्टिव एक्सरसाइजेज ईजिली कर सकते हैं और इसमें हम ज़्यादातर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज पे फोकस करते हैं। अभी मैं आप लोगों से फर्दर एक्सरसाइजेस के बारे में शेयर करने जा रही हूँ। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से अभी 3 स्टेजेस के बारे में शेयर किया है, इस स्टेजेस के बारे में मैंने आप लोगों से टाइम ड्यूरेशन का भी शेयर किया है, बट ये टाइम ड्यूरेशन पेशेंट टू पेशेंट वैरी करता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारे हैबिट्स डिफरेंट होते हैं, हमारा पोस्चर पैटर्न डिफरेंट होता है, हमारा एक्सरसाइज करने का तरीका डिफरेंट होता है। हम कभी कभी एक्सरसाइज करते हुए मसल्स को ओवर यूज़ करते हैं, और जिन लोगों में मसल्स ओवर यूज़ होता है उसमें फिर से इन्फ्लेमेशन होता है, फिर से पेन होता है। इस तरीके से हमारी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज और बाकी जो दूसरे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं या हम किसी भी तरीके का एक्सरसाइज करते हैं उसका पैटर्न पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो मैं अभी आप लोगों से फर्दर एक्सरसाइजेज की डिटेल्स बताने जा रही हूँ। फर्स्ट एक्सरसाइज जो है उसका नाम पेंडुलम एक्सरसाइज है। पेंडुलम एक्सरसाइज जनरली हम लोग स्टेज 1 में करते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक और सिंपल एक्सरसाइज है। और इस एक्सरसाइज को करने के लिए स्टार्टिंग पोजीशन स्टैंडिंग पोजीशन होता है। स्टैंडिंग पोजीशन में होते हुए हम लोग एक हाथ से किसी भी सरफेस को होल्ड करेंगे, जैसा कि मैं अभी आप लोगों के सामने चेयर को सपोर्ट करके ये आप एक्सरसाइज को आप लोगों से डिमॉन्स्ट्रेट करने जा रही हूँ। अभी मैंने इस पोजीशन को होल्ड किया है। इस पोजीशन को होल्ड करने के लिए मैं वापस बॉडी को थोड़ा बेंड करूँगी। बेंड करने के बाद शोल्डर को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दूँगी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झुकने की वजह से मेरे आर्म पे ग्रेविटी एक्ट करेगा। ग्रेविटी एक्ट करने की वजह से और आर्म हैंग होने की वजह से सेल्फ ट्रैक्शन होगा, और सेल्फ ट्रैक्शन होने की वजह से जब हम मूवमेंट करेंगे तो हमारा पेन रिलीफ होगा। इसमें हम अपनी बॉडी को एक बार पुश करेंगे और आर्म के मूवमेंट इस तरीके से होने के बाद मूवमेंट हमारा आर्म खुद ही रुक जाएगा। इस एक्सरसाइज को हम 15 to 20 रेपिटेशंस कर सकते हैं और दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो मैं आप लोगों से बताने जा रही हूँ, इस एक्सरसाइज का स्टार्टिंग पोजीशन स्टैंडिंग है और इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें वॉल की ज़रूरत है। अभी जो ये एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज का नाम फिंगर वॉक है। ये रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज़ करने के लिए करते हैं
और वॉल की हेल्प से करते हैं। तो इस तरीके से हम अपने आर्म को स्ट्रेच करेंगे। आर्म को स्ट्रेच करने के बाद जिस तरीके से हम वॉक करते हैं उस तरीके से हम अपनी फिंगर की मूवमेंट करेंगे। फिंगर की मूवमेंट करते करते हम ऐसे वॉल का सपोर्ट लेकर अपने फिंगर्स को ऊपर लेकर जाएंगे। वापस हम फिंगर की मूवमेंट को वापस करते हुए फिर से नीचे आएंगे। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ, इस एक्सरसाइज को भी सेम पहले वाले एक्सरसाइज की तरह ही करेंगे। ये सेम एक्सरसाइज है, फिंगर वो एक्सरसाइज है, और इस एक्सरसाइज में हम डिफरेंट मूवमेंट को इनिशिएट करेंगे, रेंज ऑफ मोशंस को बढ़ाने के लिए करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में हम वॉल फेसिंग नहीं रहेंगे और इस एक्सरसाइज में हमारा शोल्डर वॉल फेसिंग होगा, और इस तरीके से हम अपने फिंगर की मूवमेंट करेंगे और वापस फिर फिंगर की मूवमेंट करते हुए वॉल की सपोर्ट से ही हम नीचे आएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो मैं अभी आप लोगों से बताने जा रही हूँ, इस एक्सरसाइज को भी हम वॉल की सपोर्ट से करेंगे। इसमें स्टार्टिंग पोजीशन जो हमारा होगा वो हमारा फेस वॉल फेसिंग होगा, और इसके साथ हम हैंड्स को सपोर्ट करेंगे वॉल से, और वॉल के ऊपर अपने हैंड्स को स्लाइड करते हुए मूवमेंट करेंगे। वापस स्लाइड करते हुए मूवमेंट को नीचे करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो मैं अभी आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ, इस एक्सरसाइज का नाम है टॉवेल एक्सरसाइज, और इस एक्सरसाइज को करने के लिए हम एक टॉवेल की रिक्वायरमेंट होगी। इस एक्सरसाइज को हम कैसे करेंगे ये मैं भी आप लोगों से शेयर करूँगी। तो हमारा जो अनअफेक्टेड शोल्डर होगा वो हमारा ऊपर की तरफ होगा, और जो अफेक्टेड शोल्डर होगा वो हमारा बैक साइड की तरफ होगा। तो हम इस तरीके से टॉवेल को होल्ड करेंगे और इस तरीके से हम अपनी बॉडी का मूवमेंट करेंगे आर्म का। इस एक्सरसाइज को भी हम 10 to 15 रेपिटेशंस दिन में 2 बार कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो मैं भी आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ, इस एक्सरसाइज का नाम है क्रॉस बॉडी स्ट्रेच एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को करने से हमारे कैप्सूल रिलीज होंगे और हमारा पेन कम होगा और हमें काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। इसको करने के लिए हम अपने आर्म को इस तरीके से क्रॉस करेंगे अपने ऐसे, फिर हम अपने दूसरे हैंड से एल्बो को ग्रिप करेंगे। ग्रिप करने के बाद ऑपोजिट डायरेक्शन में हम उसको पुल करेंगे। पुल करने के बाद हम 1 to 10 तक काउंट करके होल्ड करेंगे। 1 to 10 तक काउंट करके होल्ड करने के बाद हम इसको ढीला छोड़ देंगे। सेम इसी तरीके से इस एक्सरसाइज को भी हम 5 to 7 रेपिटेशंस कभी भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो मैं भी आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ, इस एक्सरसाइज का नाम है शोल्डर फ्लेक्शन एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को हम सिटिंग पोजीशन में भी कर सकते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में भी कर सकते हैं और सुपाइन लाइन पोजीशन में भी कर सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें अपने आर्म को पूरी तरीके से स्ट्रेच रखना है। दोनों हैंड्स को इस तरीके से जोड़ना है। जोड़ने के बाद नाक से लंबी सांस लेते हुए हम अपने हाथ को ऊपर लेके जाएंगे। ऊपर लेके जाने के बाद हम 1 2 3 काउंट करेंगे और फिर मुंह से सांस छोड़ते हुए हम अपने दोनों हाथ को वापस नीचे लेकर आएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो मैं भी आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ, इस एक्सरसाइज का नाम है पेक्टोरल स्ट्रेच एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को करने के लिए हम कभी भी बैठ के स्टार्टिंग पोजीशन कर सकते हैं। इस तरीके से हम अपने दोनों हाथ को जोड़ेंगे, फिर दोनों हाथ को जोड़ के सर के पीछे लगाएंगे। सर के पीछे लगाने के बाद दोनों हाथ की एल्बोज को क्लोज लेकर आएंगे और फिर वापस स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच करने के बाद हम 1 to 5 तक काउंट करेंगे। 1 to 5 तक काउंट करने के बाद वापस हम ओरिजिनल पोजीशन में आएंगे। सेम इसी तरीके से हम वापस फिर से जाएंगे, 1 to 5 तक काउंट करेंगे और फिर ढीला छोड़ देंगे। इसी तरीके से हम इस एक्सरसाइज को 5 to 7 टाइम्स दिन में 2 बार कभी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अभी मैं आप लोगों से स्कैपुलर रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस शेयर करने जा रही हूँ। इस एक्सरसाइज को भी आप ध्यान से देखेंगे। इसमें फर्स्ट क्या करना है,
हम अपने दोनों शोल्डर को इस तरीके से ऊपर लेके जाएंगे, शोल्डर श्रग करेंगे। शोल्डर श्रग करने के बाद 1 2 3 4 5 काउंट करेंगे, फिर वापस नीचे लेके आएंगे। इस तरीके से हम इस एक्सरसाइज को दिन में 5 बार या 7 भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो स्कैपुलर रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज में आता है, उसमें क्या करना है, हमें अपने दोनों कंधे को पीछे की तरफ खींचना है। पीछे की तरफ खींचने के साथ हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे दोनों शोल्डर ब्लेड्स जो हैं वो एक दूसरे के क्लोज जा रहे हैं। और उस पोजीशन में जाने के बाद हमें होल्ड करना है, 5 काउंट्स करना है एंड देन फिर हम उसको ढीला छोड़ेंगे। जैसा कि मैंने किया है, दोनों शोल्डर्स को मैंने पीछे स्ट्रेच किया है, पुल किया। पुल करने के बाद मैंने 1 2 3 4 5 काउंट किया और इसके बाद मैं इसको वापस ढीला छोड़ दूँगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो मैं अभी आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ, इस एक्सरसाइज का नाम है आर्म सर्कल्स एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज हमारे फ्रोजन शोल्डर के साथ साथ पॉस्चर पेन में भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है और उन लोगों में भी इफ़ेक्टिव है जो कि डेस्क जॉब करते हैं। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों से शेयर किया था। तो इस एक्सरसाइज को हम ऐसे करेंगे, अपनी दोनों हाथ को अपने दोनों कंधे के शोल्डर टिप पे रखेंगे और दोनों एल्बोस को क्लोज लेकर आएंगे और इस तरीके से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन में रोटेट करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो मैं भी आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ, इस एक्सरसाइज का नाम है बाइसेप्स स्ट्रेच एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को करने के लिए हम पहले स्टैंडिंग पोजीशन में आएंगे। स्टैंडिंग पोजीशन में आने के बाद हम अपने अफेक्टेड आर्म को स्ट्रेच करेंगे। अफेक्टेड आर्म को स्ट्रेच करने के बाद हम अपने नेक का मूवमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में करेंगे और इस तरीके से आर्म को फुली स्ट्रेच रखेंगे। 1 to 5 तक काउंट करेंगे और इस टाइम पे हम ये फील करेंगे कि हमारे इस पोजीशन पे इस मसल पे स्ट्रेच आ रहा हो और इसके बाद हम ढीला छोड़ देंगे। सेम इसी तरीके से 1 to 5 तक काउंट करने के बाद इस एक्सरसाइज को दिन में 2 बार कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ, इस एक्सरसाइज का नाम है शोल्डर एलिवेशन एंड डिप्रेशन एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को हम वेट के साथ भी कर सकते हैं एंड विदाउट वेट भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें शोल्डर को इस तरीके से ऊपर पुल करना है, फिर वापस नीचे की तरफ लेकर जाना है, फिर वापस पुल करना है, फिर वापस नीचे की तरफ लेकर जाना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ, इस एक्सरसाइज का नाम है वेट बेयरिंग शोल्डर एक्सटेंशन एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को करने के लिए हम अपने दोनों हैंड्स पे बॉडी वेट को शिफ्ट करेंगे। बॉडी वेट को शिफ्ट करते हुए हम इस पोजीशन में होल्ड करेंगे, 1 to 5 तक काउंट करेंगे, वापस इस पोजीशन में आएंगे। सेम इसी तरीके से हम इस एक्सरसाइज को 5 रेपिटेशंस दिन में 2 बार रिपीट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों से अभी तक जो भी एक्सरसाइजेस शेयर किया उसको करते हुए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। उसमें ये है कि हम जब कभी भी कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा किसी भी एक्सरसाइज में पेन हो तो हम उतना रेंज तक उस एक्सरसाइज को नहीं लेकर जाएंगे। हम विद इन द लिमिट ऑफ पेन किसी भी एक्सरसाइज को करेंगे, उससे हमें इफ़ेक्ट्स ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से अभी एक्सरसाइजेस शेयर किया है, इसमें काफ़ी सारे और भी एक्सरसाइजेस हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टिक्स, विद द हेल्प ऑफ थेराबैंड, विद द हेल्प ऑफ बॉल और काफ़ी सारी मॉडिफिकेशंस में भी हम एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। वो मैं आप लोगों को फर्दर अपने आगे के वीडियो में शेयर करूँगी। अभी मैं आप लोगों से एडेसिव कैप्सुलाइटिस के कुछ टिप्स शेयर करना चाहती हूँ और कुछ स्लीपिंग पोस्चर्स के बारे में शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब भी हम सोते हैं तो सोते हुए हमें ध्यान नहीं होता कि हम किस तरीके से सोए हैं और हम अपने आर्म को, अपने शोल्डर को इस तरीके से हैंग करके सो जाते हैं। इस तरीके से सोने के बाद हमारा जो शोल्डर है वो एक्सट्रीम रेंज में चला जाता है और एक्सट्रीम रेंज में जाने की वजह से हमारा शोल्डर लॉक हो जाता है। लॉक होने की वजह से हमारे शोल्डर में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आता है और इस प्रेशर के आने की वजह से हमारा नर्व कंप्रेस हो जाता है, हमारे बाकी सारे स्ट्रक्चर्स कंप्रेस हो जाते हैं और जिसकी वजह से हमें टिंगलिंग, नंबनेस जैसी प्रॉब्लम होती है और कैप्सूल स्ट्रेच होने की वजह से और
मसल्स ओवर यूज होने की वजह से फुल नाइट में हमें स्टिफनेस हो जाता है और हमें नाइट पेन का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। इसलिए हमें सोते हुए हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें शोल्डर पेन है अगर, तो हम इस तरीके से अपने आर्म्स को एक्सटेंड करके नहीं सोना चाहिए, और आर्म्स को एक्सटेंड करके नहीं सोने की वजह से हमें पेन में रिलीफ। आप लोगों को साइड लाइन पोजीशन के बारे में बताने जा रही हूँ। तो साइड लाइन पोजीशन में अक्सर हम ये फॉल्ट करते हैं कि हम अपना आर्म इस तरीके से स्ट्रेच करते हैं और पिलो के नीचे ऐसे आर्म को स्ट्रेच करके सो जाते हैं। तो इस पोजीशन में स्ट्रेच करने की वजह से हमारा शोल्डर लॉक हो जाता है, हमारे ह्यूमरल हेड पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आता है, और ह्यूमरल हेड में प्रेशर आने के साथ साथ इस पोजीशन में हमारे चेस्ट मसल स्ट्रेच होते रहते हैं। तो ओवर स्ट्रेच होने की वजह से, हमारे चेस्ट मसल को स्ट्रेच होने की वजह से हमारा जो नर्व है वो कंप्रेस्ड हो जाता है, और हमें ये पोजीशन फॉल्टी पोजीशन है और इस पोजीशन को अवॉइड करना चाहिए। अभी मैं आप लोगों से एक और फॉल्टी पोजीशन साइड लाइन में बताने जा रही हूँ। इस फॉल्टी पोजीशन में हम अक्सर क्या करते हैं कि हम अपना एल्बो बेंड करके सर के नीचे रख के सोते हैं, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एडहेसिव कैप्सुलाइटिस में हमारा एक्सटर्नल रोटेशन एंड एबडक्शन लिमिटेड होता है, और इस पोजीशन में सोने की वजह से हमारा कैप्सूल काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाता है और हमें काफ़ी ज़्यादा फ्रोजन शोल्डर के चांसेस होते हैं। अभी मैंने आप लोगों से ये बताया कि किस पोजीशन में सोना गलत है, बट मैं अभी आप लोगों से ये शेयर करने जा रही हूँ कि किस तरीके से सोना सही होता है। तो जब हमें शोल्डर पेन है, जैसे कि हमारा राइट साइड अफेक्टेड है, तो हम एक टॉवल को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इसको अपने एल्बो के नीचे प्लेस करेंगे। प्लेस करने के बाद आप ये नोटिस करेंगे कि हमारा जो एल्बो का पोजीशन है और हमारा जो शोल्डर का पोजीशन है वो इस तरीके से लेवल में आ जाता है। तो लेवल में आने की वजह से हमें कोई प्रेशर नहीं आता शोल्डर पे, और इसकी वजह से हम इजीली सो सकते हैं और हमें किसी भी तरीके का पेन नहीं होगा। अभी मैं आप लोगों से ये शेयर करने जा रही हूँ कि हमें एक्चुअल में किस पोजीशन में फ्रोजन शोल्डर में सोना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम अपने पिलो के एज में सो जाएंगे। उसके बाद हम अपने अफेक्टेड आर्म को इस तरीके से पिलो के साथ सपोर्ट करेंगे। पिलो के साथ सपोर्ट करने के बाद हम दूसरे आर्म को भी इस तरीके से रखेंगे। अगर हमें रिलैक्स इस तरीके से नहीं होगा तो हम इस हाथ के भी नीचे एक और पिलो का भी प्लेसमेंट कर सकते हैं। अभी मैं आप लोगों से ये बताने जा रही हूँ कि हम पेट के बल उल्टा यानी कि प्रोन लाइंग पोजीशन में हमें नहीं लेटना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से जैसे कि हम अगर पेट के बल लेटते हैं तो हमारा एयरवे ब्रीथिंग उससे अफेक्ट होगा, और जिन लोगों को अक्सर पेट के बल उल्टे लेटने की आदत होती है उन लोगों में हेडेक बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। और हेडेक को अवॉइड करने के लिए, सर्वाइकल पेन को अवॉइड करने के लिए और किसी भी तरीके के शोल्डर पेन को अवॉइड करने के लिए हमें अपने स्लीपिंग पोस्चर और जो मैंने अभी आप लोगों से टिप्स शेयर किया है उसमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना होगा। एक्सरसाइजेज हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, बट उसके साथ साथ हम इन सारे टिप्स, होम रेमेडीज़ और इन बातों का भी ध्यान रखेंगे कि एक्सरसाइज से पहले और एक्सरसाइज के बाद अगर हम क्रायोथेरेपी करते हैं या फिर हम अगर हॉट वाटर का फर्मेंटेशन लेते हैं तो उससे हमारे हीलिंग प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट मिलता है। तो आई होप जो एक्सरसाइजेस मैंने आप लोगों से शेयर किया है, जो मैंने टिप्स शेयर किया है, जो मैंने स्टेजेस के बारे में बताए हैं, जो मैंने कॉज और रिस्क फैक्टर्स के बारे में बताया है, वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और इसी तरीके के और वीडियोस एंड और एक्सरसाइजेस, नई टेक्निक्स के लिए आप हमारे चैनल फिटनेस ट्यूटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फिट रह सकते हैं। थैंक यू।